हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर की हमने पहली मैथ की क्लास देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि अनुपात होता क्या है। अनुपात को हमने समझा था, उसके बेसिक्स को समझा था, क्योंकि बेसिक्स को समझे बिना हम सवाल उस पर नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अनुपात का कुछ बेसिक आइडिया लग जाए कि अनुपात होता क्या है। तो आज हम टोटल इस पर सवाल देखने वाले हैं। जितने भी सवाल टोटल पूछे जाते हैं डीएलएड के एग्ज़ाम्स में, उसमें मैक्सिमम सवाल इसमें कवर कर देंगे, और बहुत से सवाल हम आपको लगाने के लिए भी देंगे। ठीक है, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको वो सवाल समझ में आए हैं कि नहीं। तो इस चैप्टर से आपका 2 से 3 नंबर एकदम कंफर्म है। अगर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप आगे इस वीडियो पे दोबारा कमेंट करिएगा कि सर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके 2 से 3 नंबर की तैयारी तो कंफर्म हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाएंगे, कई तरीके हम आपको बताएंगे इन सवालों को करने के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपका पूरा सिलेबस बहुत जल्दी ही कवर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहला सवाल देखते हैं अपना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताइए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 80 पैसे और 4 रुपए का रेशियो बताना है। ठीक है, जैसे हमने कल बता चुके हैं कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 80 पैसा। ठीक है, अब हमने कल बताया था अपनी वीडियो में कि कभी भी समान राशियों की हम तुलना करते हैं। तो अगर ये 80 पैसे हैं तो ये जो रुपए हैं इसको हमें पहले पैसे में बदलना पड़ेगा, तभी हम इससे इसकी तुलना कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर, यदि हम बात करें 1 रुपये बराबर तो 100 पैसा होता है। ठीक है, तो अगर 4 रुपये की बात करें तो 400 पैसे के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 400 पैसा, 80 पैसा और ये 400 पैसा। अब हम इसको काट लेते हैं, 8 पचे 40 और ये 1, यानी कि ये 1:5 के रेशियो में है। जब तक ये कट सकता है आप इसको जितनी सरल भिन्न में बदल सकते हैं उतना बदल लीजिए, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपकी सबसे सरल भिन्न आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप इस तरह से बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का रेशियो बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मीटर में दिया है और यहाँ पे किलोमीटर में। तो या तो हम इसे किलोमीटर में बदलें या फिर इसे मीटर में बदलें। तो इसे मीटर में बदलना ज़्यादा आसान है, इसको थोड़ा हमें टफ पड़ेगा क्योंकि वो पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं 500 मीटर, और अभी 5 किलोमीटर है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 5000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से एक बार में। ठीक है, और ये यानी कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का जो रेशियो है वो 1:10 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 सवाल लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों में कह रहा है कि इन्हें सरल अनुपात में बदलिए, यानी कि सबसे सरल जो भिन्न इनकी बनेगी वो हमें बनानी है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 54/90, यानी कि 54 संबंधी 90 दिया हुआ है, तो इसे हम 54/90 लिख सकते हैं। अब इसे हमें सरल अनुपात में बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे? हम इसे देखेंगे कि इसमें कौन से कॉमन फैक्टर हैं, उसे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यदि हम इसे 2 से काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 45 दूनी 90, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 3/5 का रेशियो। यानी कि पहले सवाल का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/5। इसको हम काटते जाएंगे जब तक ये कटता है, और जो हमारी लास्ट में हमारी भिन्न आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1.2 और 1.8। जब मैं आपको भिन्न पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जब ये पॉइंट हो तो इसे हम 10 से गुणा करके हटा सकते हैं। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ठीक है,
हम इसे 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, तो ये हमारा 2/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सबसे सरल भिन्न आ जाएगी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा है कि 1.2 kg और 840 ग्राम। तो सबसे पहले तो यहाँ kg में मान दिया है और ये ग्राम में दिया है, तो हम इसे ग्राम में बदल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1.2 kg का मतलब हो जाएगा 1200 ग्राम। और ये हमारा नीचे क्या दिया है, 840 ग्राम दिया है। 1 0 से 1 0 काट लेंगे, इसे हम 2 से काटते हैं, 2 छिक 12, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो हम इसे काटेंगे तो हमारा ये 10/7 यानी कि 10/7 हमारा इसका सरल अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सरल अनुपात में हम बदलते हैं। हम इसे जब तक ये कटते हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं हम उसे काटेंगे, और जो हमारी लास्ट में सबसे सरल भिन्न आएगी वही हमारा सबसे सरल अनुपात होते हैं। तो इस तरह से हम सरल अनुपात को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने सवाल लिखे हैं कुछ। ये सवाल आपको खुद से बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको इस तरह के सवाल बता चुका हूँ, तो आप इसे बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल दिया है कि 3 वर्ष तथा 2 साल 6 माह यानी 3 साल का और 2 साल 6 माह का हमें रेशियो बताना है, क्या होगा। दूसरा सवाल दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा संबंधी 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रेशियो क्या होगा। तीसरा दिया है कि 3 रुपये 60 पैसे और 90 पैसे का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इन तीनों सवालों को आपको बनाना है और कमेंट में आंसर बताना है। चूँकि आप सीरियस, आपको 3rd सेमेस्टर की तैयारी करनी है, तो आप सिर्फ सवालों को देखिए मत, वीडियो को देखिए मत, साथ साथ वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत इन सवालों को बनाइए और तुरंत इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तभी आपकी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। सिर्फ वीडियो देखने से आपकी तैयारी नहीं होगी। वीडियो को देखिए, सवालों को समझिए और सवालों को बनाइए और उसका आंसर लिखना सीखिए। जब जिस चीज़ को आप लिख देते हैं उस चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, तो इसे तुरंत बनाइए और तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इनका आंसर लिखिए कमेंट में, उसके बाद आप आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिया है कि 2 व्यक्तियों की आय पर क्रमशः 56,000 रुपये तथा 9600 रुपये का आयकर यानी टैक्स लगता है, उनके आयकरों का रेशियो क्या होगा। तो पहले का 56,000 दिया है और दूसरे का 9600 दिया है। 56,000 और दूसरे का दिया है 9600। ठीक है, तो सिंपली हम ये 2 0 से 2 0 काट देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसे काटेंगे और हमारा सबसे सरल हमारा 35/6 का इसका रेशियो आ जाएगा। यानी कि दोनों की जो आयकर है उसका रेशियो जो है वो 35/6 आ जाएगा। तो आपको जब तक काटना है जब तक आप इसको सरल भिन्न में नहीं बदल लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि 2/3, 6/7 और 8/9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कल आपके वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिश्रित अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। तो मिश्रित अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, हम इन सब के गुणनफल के बराबर ही मिश्रित अनुपात आता है। हम इसे लिखेंगे 2/3 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 6/7, फिर यहाँ गुणा लगा कर ये 8/9 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनफल और इसके गुणनफल के बराबर ही मिश्रित अनुपात आएगा। तो देखिए इस तरह से जब आप इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 96 और यहाँ पे हमारा 189 मिश्रित अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रित अनुपात में सिर्फ भी आपको रेशियो लिख लेना है और सबका गुणनफल ही इसका मिश्रित अनुपात होगा। तो देखिए स्क्रीन पर मैंने एक सवाल लिखा है 3/4, 2/5, 5/9 और 18/25 का मिश्रित अनुपात आपको ज्ञात करना है। अभी तुरंत इस सवाल को लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, साथ साथ बनाते रहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। देखिए मैंने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसका बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि a संबंधी b बराबर 5/11, b संबंधी c बराबर 7/9, तो a संबंधी c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाते हैं देखिएगा। कभी भी ऐसे सवाल को बनाने का मैंने कल के वीडियो में आपको एक तरीका तो बता दिया था। आप इस वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि कैसे आप बनाएंगे। देखिए a b और c दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप a b और c को लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है a संबंधी b बराबर 5/11,
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 11 जैसा दिया हुआ है वैसे हमने लिख लिया, ठीक है। अब बी संबंधी सी बराबर 7 संबंधी 9, तो बी का मान यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो बी के नीचे आप 7 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी की जगह पे 9 दिया है तो सी के नीचे आप 9 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो आपको खाली जगहें दिख रही हैं यहाँ पे आपको वो मान भरना है जो इससे पिछला वाला मान होगा। यहाँ पे 11 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 11 भर दीजिए, यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो इससे पिछला मान यहाँ पे 7 भर दीजिए, ठीक है। अब आपको इसको सिंपली गुणा कर लेना है, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, संबंधी 11 सत्ते 77 और 11 निम 99। तो पूछ क्या रहा है कि ए संबंधी सी पूछ रहा है, इसका मान और इसका मान पूछ रहा है। तो ए का यहाँ पे क्या मान आ रहा है, 35 आ रहा है और सी का हमारा मान आ रहा है 99। तो ए संबंधी सी हमारा क्या आ जाएगा, 35 संबंधी 99। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका हमने कल की वीडियो में बता दिया था और एक आज की वीडियो में, ये ज़्यादा आसान तरीका है, वो भी तरीका ठीक है। आपको जो पसंद आए आप उस तरह से बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक अगला सवाल इसी तरह है, मैं आपको बताता हूँ, आप उसमें समझ जाएंगे। तो देखिए मैंने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, कह रहा है कि ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 4, बी संबंधी सी बराबर 2 संबंधी 3, तो ए संबंधी बी संबंधी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ए लिखना है, रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब देखिए कि ए संबंधी बी बराबर हमारा दिया है 3 संबंधी 4, तो लिख लीजिए 3 संबंधी 4, ठीक है। अब बी संबंधी सी दिया है 2 संबंधी 3, तो बी के नीचे बी का मान, संबंधी सी के नीचे सी का मान, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मान सबसे नज़दीक दिया हो उसके अगला वाला मान वही मान हम भरेंगे, ठीक है, खाली जगह पर, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 4 भरेंगे, यहाँ पे 2 है तो इससे पहले भी हम 2 भरेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। इस संबंधी बी संबंधी सी का हमारा रेशियो पूछ रहा है तो 6, 8 और 12 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम चाहे तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है उन्हें हम काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये 2 हो जाएगा, और इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, तो हमारा 3, 4 और 6 का रेशियो आ जाएगा। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से लिखें, जो भी कॉमन फैक्टर है उसको काट के आप उसका गुणनफल तब लिखें, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है इस तरह के सवालों को ज्ञात करने का, और इस तरह का एक सवाल ज़रूर पूछा ही जाता है, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल मैंने यहाँ पे नोट किया है, कह रहा है कि 5 संबंधी 8 या 7 संबंधी 10, इनमें से कौन से भिन्न या कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा या छोटा कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको कल वीडियो में बता ही दिया था, तो आप इस सवाल को देखिए आज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ये 5/8 है और ये हमारा 7/10 है। अब 8 और 10 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेहतर तरीका मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या लेनी है, और बड़ी संख्या को आपको तब तक गुणा करना है जब तक ये छोटी संख्या से भाग ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए यदि हम 10 को गुणा करें तो 10 चौक 40 होता है और 8 से भी 40 भाग चला जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यदि हमें 8 को 40 बनाना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। और यदि हर में हम गुणा करेंगे 5 से तो हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 25 और 8 × 40। अब इस भिन्न को देखते हैं, ये दिया हुआ है 7/10। यदि 10 को हमें 40 बनाना है तो हमें इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, यदि हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 और 10 चौक 40। अब देखिए अब ये भिन्न क्या बन गई, 25/40, और ये भिन्न बन गई हमारी 28/40। तो हम देख सकते हैं चूँकि दोनों में हर तो समान है तो अंश हम देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, यानी कि इसका अंश बड़ा है, यानी कि 7/10 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि 7/10 इज ग्रेटर देन 5/8।
तो इस तरह से हम बड़ी या छोटी भिन्न ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। उसके हर को समान करके, जिसके लिए हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसकी तुलना कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखा है कि 13 संबंधी 24 या 17 संबंधी 32 दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है ज्ञात कीजिए और इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ आप इस तरीके को समझ गए हैं और आपका आंसर आ जा रहा है। तो तुरंत इसको निकालिए और इसका आंसर बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो राशियों का अनुपात 3 संबंधी 5 है, यदि उत्तर पद 75 है तो पूर्व पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो राशियां हैं जो कि 3 संबंधी 5 के रेशियो में है, ठीक है। अब कह रहा है कि उत्तर पद जो है वो 75 है। तो देखिए उत्तर पद और पूर्व पद समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ही नहीं कई जगह पे काम आ जाता है। देखिए कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। हम कोई भी जब लिखते हैं प्रश्न और उसके बाद हम उसका क्या देते हैं उत्तर, तो पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, प्रश्न आता है, उत्तर तो बाद में आता है ना। तो जहाँ भी कहे उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद और पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, जहाँ भी उत्तर पद का मतलब उत्तर तो बाद में आता है तो उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो इसमें क्या है कि जो हमारा उत्तर पद है वो 75 दिया हुआ है, ठीक है, और रेशियो 3 संबंधी 5 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं 3/5। अब कह रहे हैं कि उत्तर पद माने बाद वाला पद, तो ये यहाँ पे पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है, क्योंकि ये बाद में है तो ये हमारा उत्तर पद हो जाएगा। तो उत्तर पद हमारा दिया हुआ है 75 और पूर्व पद हमारा पूछ रहा है, यानी कि पहला पद पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे। x तो हमारा यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो x को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 संबंधी 3/5 दिया हुआ है, ये 75 इधर भाग में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, गुणा के रूप में हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, 15×5 = 75 और 15×3 = 45, यानी कि जो हमारा पूर्व पद है 3 का जो मान है वो 45 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक सिंपल तरीका भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपली यहाँ पे 3 संबंधी 5 दिया हुआ है, यदि 5 का मान 75 दिया हुआ है तो 75 हम इस कैसे निकाल सकते हैं, 15 से गुणा करके, क्योंकि 15 और 5 का जो गुणनफल है वही तो 75 के बराबर है ना। तो 15×5 = 75, तो इसे भी यदि हम 15 से गुणा कर दें तो 15×3 = 45। लिख लीजिए, आपका 1 सेकेंड में आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी इसका गुणनफल आया उसे इसे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मगर ये तरीका आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं अपनाना है। यदि अगर आपको बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, मगर यदि आपका ये 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन और आपको रिटर्न में इसका 2-3 लाइन में आंसर देना है तो आप यही फॉर्मूला अपनाइएगा। नहीं तो आप ये कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, हाफ नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आंसर से मतलब नहीं होता है, आप आंसर को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो आप ये तरीका एग्जाम में अपनाइएगा, और ये तभी अपनाइएगा जब आपका ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाए। एक अगला सवाल देखिएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 संबंधी 4, उन दोनों संख्याओं का योगफल 84 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। दो संख्याएं दे रखी हैं जो कि 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, और उन संख्याओं का योगफल जो दिया हुआ है, संख्याओं का जो योगफल दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है। तो संख्याएं पूछ रहा है कि वो संख्याएं है कौन सी। देखिए यदि योगफल 84 दिया हुआ है तो हम पहले रेशियो का योगफल ज्ञात करेंगे। ये हमारा जो रेशियो दिया है इसका योगफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या निकालते हैं। पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालना है, पहली संख्या, तो हम उसका रेशियो लिखेंगे। रेशियो कितना दिया है पहली संख्या का, 3 दिया हुआ है, गुणा का निशान लगाएंगे। अब हमारा योगफल जो दिया हुआ है उससे लिखेंगे, और भाग कितने से करेंगे, दोनों रेशियो के योगफल के से भाग दे देंगे। इसे हम काट लेते हैं,
7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 12 तिये 36। तो ये हमारी पहली संख्या निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे दूसरी संख्या भी निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या उसी तरह से निकालेंगे, दूसरा रेशियो लिखेंगे जो कि 4 दिया हुआ है, गुणा का निशान लगाएंगे और अपना योगफल लिखेंगे जो कि 84 दिया हुआ है और रेशियो का योगफल से भाग दे देंगे। 7 से काटेंगे 12 बार में, 12 चौक 48। तो वो दो संख्याएं कौन सी आ गई? हमारी एक संख्या आ गई 36 और दूसरी आ गई 48 और इनका योगफल दिया हुआ है 84 जो कि हम देख सकते हैं 16, 8 और 16 6, 14 और 4 3 7 और 1 8। इनका योगफल भी 84 आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप इन दोनों का रेशियो भी निकालेंगे तो 3 संबंधी 4 ही आएगा। तो इस तरह से यदि दिया हो कि कोई दो राशियाँ जो 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, उन दोनों राशियों का योगफल 84 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 9 है, दोनों का गुणनफल 252 है, दोनों संख्याएं क्या हैं? संख्याएं पूछ रहा है। कह रहे हैं कि 7 संबंधी 9 है, दो संख्याएं हैं, वो 7 संबंधी 9 के अनुपात में है, उनका गुणनफल दिया हुआ है 252। गुणनफल जो दिया है वो दिया है 252। संख्याएं पूछ रहा है कि संख्याएं है कौन सी। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले आपको जो रेशियो दिया हुआ है उनका गुणनफल आप निकाल लीजिए। तो आपका दोनों का गुणनफल 63 के बराबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप निकालिए पहली संख्या। पहली संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप देखिए कौन सी संख्या निकालनी है, पहली। तो पहली का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 252, जिसे हम दोनों रेशियो के गुणनफल से भाग दे देंगे। ठीक है, 63 को 252 से भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा और 7 चौक हमारा क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब हम दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या भी हम सेम तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे दूसरी संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, गुणे उनका गुणनफल और बटा रेशियो का गुणनफल। 63 से 4 बार में और 9 चौक 36, यानी कि पहली संख्या हमारी कौन सी आ गई? 28 आ गई और दूसरी संख्या हमारी आ गई 36। 36 और 28 का गुणनफल 252 होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दो संख्याओं का अगर रेशियो दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो तो इस तरह से आप उन दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 19 संबंधी 21 है और दोनों का अंतर 14 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे हमको योग वाला गुणनफल वाला बता ही चुके हैं, तो ये आप ज़रूर आप बना लेंगे। तो आप इसे खुद ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसे आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि आपका आंसर सही है, नहीं तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे जितने भी आंसर्स हैं। ठीक है, तो आप इसको तुरंत बनाइए ताकि आपको ये मेथड जो मैंने आपको बताई ये आपको दिमाग में कंफर्म हो जाए कि आपको कैसे सवाल को सॉल्व करना है। एक अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक मिश्र धातु, कोई मिश्र धातु होगी जो कि तांबे से और जिंक से मिलकर बनी है, जिसमें तांबा तथा जिंक का अनुपात जो है वो 9 संबंधी 7 है। मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान क्या होगा यदि तांबे का द्रव्यमान 40.50 किग्रा है। ठीक है, कह रहा है कि कोई मिश्र धातु है जो कि जिसमें दो चीज़ें मिलाई गई हैं, एक तो तांबा है और एक जिंक है, जो दोनों जो है वो 9 संबंधी 7 के अनुपात में मिलाई गई हैं। अब इसमें कह रहा है यदि तांबे का द्रव्यमान 40 किग्रा दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए ये तांबे का रेशियो है और ये जिंक का रेशियो है। ठीक है, तो तांबे का द्रव्यमान दिया हुआ है 40.5 kg और हमसे इस जिंक का पूछ रहा है। तो इसे हम निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तांबे का रेशियो और उसकी एग्जैक्ट मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम तांबे का जो रेशियो दिया हुआ है
उसके एग्जैक्ट मान से हम इसको भाग देंगे, देखते हैं कितनी बार में भाग जाता है। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 4 बचेगा और 9 बचे 45। जैसे कि एक संख्यावाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे पॉइंट। यानी कि यदि हम 4.5 को गुणा करें 9 से तो हमारा 40.5 आ जाता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम 4.5 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35, 7 चौक 28 और 3 31.5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जिंक का जो मान है किलो में वो हमारा 31.5 kg है। जैसा कि यहाँ पे तांबे का दिया हुआ है 40.5 और जिंक का कितना हो जाएगा 31.5। देखिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। पहले सवाल को समझिए, कोई एक मिश्र धातु दिया हुआ है जिसमें तांबा है और जिंक है। अब तांबे और जिंक को 9 संबंधित 7 के अनुपात में मिलाया गया है। जैसे कि आप चाय बनाते हैं तो उसमें पानी, चाय पत्ती, चीनी का क्या रेशियो है, ठीक है, उस तरह से सब मिल के चाय बनती है। उस तरह से एक मिश्र धातु बनाई गई है जिसमें 9 संबंधित 7 के अनुपात में तांबा और जिंक को मिलाया गया है। तो तांबे का तो दे दिया है कि 40 kg जो है वो इन्होंने तांबा डाला है, और हमसे पूछ रहे हैं कि हम जिंक इसमें कितना डाला गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो तांबा का रेशियो है उसे 4.5 से गुणा करने पे हमारा 40.50 kg आ जा रहा है। तो इसी 4.5 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है जिंक का एग्जैक्ट मान आ जाएगा केजी में कि हमने इसमें कितना जिंक डाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसे आप श्योरली नोट कर लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि कोई धन दीपक व राहुल यानी 2 लड़कों में, दीपक और राहुल में 3 संबंधी 8 के अनुपात में बांट दिया गया। यदि दीपक का हिस्सा 176 रुपये है तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल कितना रुपया दोनों में बांटा गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, एग्जैक्ट इसी सवाल के ऊपर है। तो आप इसे खुद बना कर देखिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका क्या आंसर आया। बहुत ही ईजी सवाल है। 3.8 का रेशियो में बांटा गया है तो, और दीपक का हिस्सा दे ही दिया गया है और दीपक का रेशियो भी 3 दिया हुआ है। तो 3 से आप भाग दे देंगे 176 को, जितना आपका मान आएगा, गुणनफल जो आएगा उससे आप गुणा कर देंगे 8 को तो आपका मान आ जाएगा, और दोनों को आप जोड़ देंगे दोनों के हिस्से को तो आपका कुल धन आ जाएगा। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, और सवालों को लगाएंगे तो आपको सवाल कन्फर्म हो जाएंगे। एक अगला सवाल दिया हुआ है कि एक मनुष्य की आय 7 संबंधित 4 के अनुपात में बढ़ती है। मनुष्य की नई आय ज्ञात करो जबकि उसकी पूर्व आय 6400 रुपये थी। इस सवाल को हम लोग बना लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक मनुष्य की आय 7 संबंधित 4 के रेशियो में बढ़ती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें देखने वाली ये है, कह रहा है कि बढ़ती है, ठीक है। यदि कोई चीज़ बढ़ती है तो इसका मतलब पहले वो कम होगी तभी तो बाद में ज़्यादा होगी। यानी कि उसकी जो पहले आई थी उसका रेशियो 4 है और बाद में बढ़ के 7 हो गया है, और पहले की आई उसकी दी भी हुई है, पहले की आई उसकी दी हुई है 6400, और हमसे उसकी नई आय पूछ रहा है कि अब उसकी आय कितनी हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से 6400 को भाग देंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 छिक 24, और ये हमारे 2 जीरो है ये, यानी कि 4 से इसका गुणनफल 1600 से इसको गुणा करने पे आ रहा है। तो हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, 1600 से 7 को गुणा कर देंगे, 6 7 42, 7 एकम 7, 7 4 11, यानी कि 11,200 उसकी नई आय हो जाएगी। पुरानी आय उसकी कितनी थी 6400, और नई आय क्या हो जाएगी 11,200। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इसका और इसका गुणनफल 6400 के बराबर है। तो इस गुणनफल से हम 17 को गुणा करेंगे तो हमारा 11,200 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यदि आपको ये सवाल एग्ज़ाम में बनाना हो तो आप इस तरह से ना बनाइएगा, आप इसको प्रॉपर लिख कर बताइएगा कि हमारा उसकी पहली आय 6400 थी, ठीक है। तो 4 और इसके गुणनफल इतना आया, और ऐसे पूरा आप डिफाइन करके बताइएगा, ठीक है।
एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल में कह रहा है कि एक मशीन की लागत कीमत को निम्नलिखित अनुपात में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि वो मशीन बनाई होगी जिसकी जो लागत कीमत आई है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि धातु संबंधी, मजदूरी संबंधी, अन्य कर, यानी कि धातु जितनी भी लगी है उसका रेशियो 3 है, मजदूरी का रेशियो 4 है और अन्य कर जितना भी लगा हो उसका रेशियो है वो 1 है। यदि धातु की कीमत जो है वो 75 रुपये है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला पूछ रहा है कि मशीन का निर्माणाधीन कीमत क्या थी, यानी मशीन को बनाने में कितने रुपए लगे थे, और मजदूरी तथा अन्य कर क्या हो लगा था। चलिए इसको हम बना ही लेते हैं। आई होप आप इस सवाल को वैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना मैंने आपको बता दिया है कि आप इस सवाल को इजीली बना सकते हैं, पर फिर भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, आपको और जो सवाल दिया हो उनका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि धातु, मजदूरी और अन्य कर। पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है धातु संबंधी, मजदूरी संबंधी, अन्य कर। इसका रेशियो दिया हुआ है 3 संबंधी 4 संबंधी 1। ठीक है, कह रहा है कि धातु की कीमत 75 रुपये दी हुई है। अब 3 दिया हुआ है रेशियो, 75 कीमत दी हुई है, तो हम 3 से 75 को पहले भाग दे लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि 25 और 3 का जो गुणनफल है वो 75 है। ठीक है, अब हम 25 से 4 को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 25 चौक 100 आ जाएगा। और यहाँ तो 1 दिया हुआ है, तो 1 से यदि 25 को हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको भी हमने 25 से गुणा किया। ठीक है, और इसको भी हमने क्या किया, 25 से गुणा कर दिया। तो 25 थी हमारे यहाँ, 75 दिया हुआ है, और यहाँ पे 25 चौक 100 और 25 से कम 25 हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि मशीन की निर्माणाधीन कीमत कितनी थी, यानी कि पूरी मशीन को बनाने में कितने रुपए लगे। देखिए पूरी मशीन को बनाने में धातु लगा 75 रुपये का, मजदूरी लगी 100 रुपये की, और अन्य जो भी कर थे वो 25 रुपये का, यानी कि 100, 175 और 125, यानी कि उसकी जो निर्माणाधीन कीमत थी वो हमारी कितनी आ गई, 200 आ गई। 200 रुपये लगा उस पूरी मशीन को बनाने में। अब कह रहा है कि मजदूरी और अन्य कर क्या लगे। ठीक है, तो 100 रुपये की मजदूरी लगी और 25 रुपये का अन्य कर लगा, यानी कि टोटल 125 रुपये हमको मजदूरी और अन्य कर मिलाकर चुकाना पड़ा। ठीक है, तो यही इसका एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को ज्ञात किया है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको समझ में आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बनाने को दिए होंगे वो भी आपने अब तक बना लिए होंगे, और उनका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारी मेहनत को, हमारी एफ़र्ट को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं।